ऐसा भी लगता है कि शायद अब ये ज़रूरत थी कि आप रिवायती इजहार है उससे आप एक कदम आगे लें। शायद ज़माने का तकाजा था ये। हमारी जो पहली किताब आई है नसीर नज़म की, वो 1964 में आई है। फ्रांस के अंदर वो आई थी 1869 में गालिबन, लीस्पीन दी पेरिस। हम थोड़े ताखीर से पहुंचे मगर सही पहुंचे। ट्रेडिशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ओरिजिनलिटी। जब तक आप रिवायत को नहीं पढ़ेंगे आप जब तक नई बात नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि रिवायत का मतलब है तारीख। रिवायत का मतलब सिर्फ तारीख नहीं है, रिवायत आज भी बन रही है। टी.एस. एलियट कहता है कि माजी के माजीपन के साथ साथ हाल का माजीपन भी जो है ना वो अहम है। आज जो हो रहा है वो माजी को भी ऑल्टर कर रहा है, उसको भी तब्दील कर रहा है। वो दोनों मिलके एक नई सूरत हाल बना रहे हैं। शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की तहरीरें, मिर्जा गालिब के खतूत की तहरीरों की जो नस्र है उसके जुमलों को ब्रेक करके ये बताया, ये दिखाने की कोशिश की कि देखें ये भी फिर नसीर नज़्म है, जिनको सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ नसीर नज़्म में अफजाल अहमद सैयद साहब को सबसे पहले ही मैंने उन्हें पढ़ा, क्योंकि जिस तरीके की आज़ादी के साथ वो बात करते हैं इतनी उसमें नुदरत है कि आदमी हैरान रह जाता है कि तखय्युल की परवास कहाँ कहाँ तक है। मैं बादल का वो टुकड़ा हूँ जिसे पत्थर से बांध के समंदर के अंदर छोड़ दिया गया। मेरा ख्याल है कि असल जो सफर शुरू होता है शायर का वो किताब के बाद शुरू होता है, और जब रंग ज्यादा और उसके मानी कम होते जाएंगे और उनको बयान करने वाले और भी कम, तो मैं अपनी रंगों की लुगत कैसे तैयार करूंगा। नसरी नज़्म को आगे बढ़ाने में आपको क्या लगता है कि नाकिदीन फ़न का भी किरदार अहम होना चाहिए, या नसरी नज़्म की तनकीद या उसका मौरख अभी आना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ द स्कूल के एडसेंस के लिए एक और ताज़ा तरीन पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ राना आसिफ और अली सईद मौजूद हैं, और अली सईद का तारुफ शायद सिर्फ इस बात से मुमकिन ना हो सके कि इनकी नसरी नज़्मों की किताब तजस्सुस का दूसरा किनारा हाल ही में शाया हुई है, और हमने इस मौके पर ये सोचा कि ना सिर्फ इनका कलाम इनकी ज़बानी सुना जाए, बल्कि इनके शेरी सफ़र और इनकी दीगर इल्मी मशागिल को भी मद्देनज़र रखा जाए। मैं राना आसिफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पर ना सिर्फ वक्त निकाला बल्कि अली मेहदी की शायरी का रास मुताला भी किया, और ये भी देखा कि नसरी नज़्म में बात कहने के क्या क्या इम्कानात मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया अली भाई। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये बताइए कि आम तौर पर हमें ऐसा लगता है कि किसी राह पर चलते हुए इंसान को अगर कोई लैंप पोस्ट या कोई संगे मील नज़र आए तो वो वहाँ पर ठहर जाता है। लेकिन ये इसकी क्या वजह है कि वो नज़में जो आप कभी जामा कराची के शोबा उर्दू में सीढ़ियों पर बैठ के अपने हमजमातों को सुनाते थे, वो नज़में जो कभी आप जामियात के रिसालों में छपने के लिए भेजा करते थे, वो जब सिटी पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम निकलने वाले एक मौकर और मोतबर अदबी जरीदे आज का हिस्सा बनी, तो उस वक़्त क्या आपकी कैफ़ियत थी, और क्या आपको लगा कि ये सफ़र अब मुकम्मल हो गया है, या नसरी नज़्म में मेरे पास बात कहने के बहुत से मौके मौजूद हैं? सबसे पहले तो जनाब मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा अपने प्रोग्राम के, और राना साहब आपका भी बेहद मशकूर हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे तनक़ीद हो या तख़लीक़ हो या तहक़ीक़ हो, ये तीनों ही चीज़ें एक सफ़र हैं जो कि जारी और सारी रहती हैं। तहक़ीक़ और तनक़ीद का सफ़र मुख्तलिफ़ है, मगर उसमें भी यह है कि हर दिन कोई एक नई बात सामने आती है और ये सफ़र जो है वो जारी और सारी रहता है। तख़लीक़कार का सफ़र भी मुख्तलिफ़ होता है, मगर वो भी हर रोज़ जो उसके तजर्बात हैं, जो उसका मुशाहिदा है, वो उसको जो है वो कागज़ के सुपुर्द करता रहता है, और वो सफ़र उसका जारी और सारी रहता है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उसका मुशाहिदा वसी होता है, उसी तरीक़े से उसके कलम भी जो है वो क्या कहना चाहिए मज़ीद मैच्योर होता है वक़्त के साथ, और वो अपने तजर्बात को इस तरीक़े से रक़म करता है कि वो उसे आफ़ाक़ी रंग देता है। और यही मेरा ख़्याल है एक शायर का काम होता है कि वो अपने तजर्बात को, जो ज़ाती तजर्बात हैं, उसे आफ़ाक़ी बनाए, ताकि जो क़ारी है वो उसको अपनी सतह पे भी उसे समझ सके। अच्छा, मेरा भी कुछ यही मामला है। मेरा ख़्याल है 10-12 साल कब्ल मैंने जो है वो शायरी शुरू की थी। उस वक़्त के जो तजर्बात थे उसे मैं लिखता चला गया, और कभी भी ये नहीं सोचा कि किसी मख़सूस मक़ाम पे इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ इंसान जो है वो अपने तजर्बात से सीखता चला जाता है, और जो वो सीखता है वो अपनी शायरी में जो है वो लिखता चला जाता है। अब ये भी जो खुदा ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा है कि मैं किताबी सूरत में अपने तजर्बात को या शेरी सूरत में तजर्बात को रक़म क्या कहना चाहिए कलमबंद करने के काबिल हुआ हूँ। तो ये कोई मंज़िल नहीं है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि असल जो सफ़र शुरू होता है शायर का वो किताब के बाद शुरू होता है। क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा लग रहा होता है उससे पहले कि ये शायद आखिरी मंज़िल है, लेकिन जब आप लिख लेते हैं और उसे किताबी सूरत में शाया कर देते हैं, तो आपको पता चलता है ये तो पहला कदम था।
अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इंशाल्लाह बस आपकी दुआएं हैं तो ये सफ़र जारी रहेगा। अच्छा, आपने जो नज़्म आपकी में नज़्मों की जो किताब है तजुज़ का दूसरा किनारा, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तहरीर है अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब, बिल्कुल। जो आपके उस्ताद भी हैं, और उन्होंने उर्दू की नज़्म में तो वो एक ऐसा मुनफ़रिद नाम है कि जिन्होंने उर्दू की नज़्म में ऐसी ज़ुबान और ऐसे तजर्बात किए कि जो आज भी बहुत हैरतनाक महसूस होते हैं। उन्होंने आपकी नज़्मों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी, आप ही की नज़्मों से अख़ज़ किए हुए कुछ चीज़ों से, कि कागज़ की अपनी हड्डियाँ और अपना दिल नहीं होता, लेकिन उससे पियानो की आवाज़ आ सकती है। और इस किताब के बारे में उन्होंने लिखा, जो कि आपकी नज़्म का ही एक हवाला भी है, कि ये नज़्में पढ़ते हुए हमें मोहतात रहना पड़ता है कि कहीं आपका दिल गन्ने गन्ना गन्ने का निचोड़ने रस की मशीन निकालने में। वाली मशीन में ना आ जाए। जी, जी, बिल्कुल। और हमने देखा कि आपकी नज़्मों में ये एक बार-बार ऐसा लगता है कि आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको कहीं न कहीं लफ्ज़ों में और अपनी एक शेरी जो तख़य्युल है उसमें लेकर आते। ये इस तवील तमहीद की वजह असल में जो मैं जी, आप जी, बयान जी। करना चाह रहा था वो ये थी कि आप जिस अहद में शायरी कर रहे हैं, आपकी जो नस्ल है, हमारे यहाँ मैं कल हम मुनीब से बात कर रहे थे कि हम गज़ल से जान नहीं छुड़ा सकते अपने, और गज़ल बहुत, तो हमारे हर चीज़ में गज़ल आ चुकी है, हमारी नस्र में भी गज़ल का असर बहुत ज़्यादा है। तो ये इज़हार के लिए, शेरी इज़हार के लिए आपने एक ऐसी सिन्फ़ का इंतख़ाब क्यों किया जिसके लिए तो बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी सिन्फ़ होने पे बहुत सारा मसाइल हैं? तो क्या वजह बनी आखिर? नसरी नज़्म ही क्यों? जी, पहली सर। किताब नसरी नज़्म ही की क्यों? अच्छा सर, ये आपका बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब मुख़्तसरन तो ये है कि शायर जो है वो सिन्फ़ का इंतख़ाब नहीं करता, बल्कि सिन्फ़ शायर का इंतख़ाब करती है। वाह! क्योंकि आपका जो मिज़ाज है ना, उससे शायरी निकलती है। सही। वाह! और वो खुद इस बात का तयन करती है कि मैं किसके पास जाऊँगी, कब जाऊँगी और किस तरीके से जाऊँगी। जब भी मैंने अपनी नज़्म में ये लिखा है कि कागज़ का कोई कौमी निशान या शनाख्ती अलामत नहीं है, अलामत। मगर कागज़ तक पहुँचने का रास्ता कागज़ खुद बताता है। वाह, वाह! वाह! तो ये एक फ़ितरी अमल भी था। अलावा इसके ये कि मेरी जो मतलब अगर मैं अपनी ज़िंदगी पे भी नज़र डालूँ, तो कुछ हालात इस तरीके से हुए कि कोई बाकायदा तौर पे गज़ल की तरफ गज़ल के हवाले से गाइड करने वाला उस वक़्त मुझे नहीं था मेरे पास, और फ़ितरी तौर पे मैंने कुछ क्या कहना चाहिए तजर्बात किए, और मुझे उस वक़्त नहीं मालूम था कि नसी नज़्म भी कोई सिन्फ़ है। मतलब मैं मुख्तलिफ़ असनाफ़ के अंदर तब-आज़माई करता था, जिसमें से एक नसी नज़्म थी, और मैं 1 साल तक ये काम करता था। 1 साल बाद मेरे एक दोस्त ने नसी नज़्म पढ़ी, तो उसने मुझे बताया, "अली, वो जो तुम काम करते हो, वो तो बाकायदा एक सिन्फ़ है।" जब मुझे ये बात पता चली तो मेरी हैरत की कोई क्या कहना चाहिए हद ही नहीं थी, और उसने बताया कि अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब एक शायर हैं, मैं तुम्हें उनसे मुलाकात भी करवाऊँगा। तो फिर मैं एक खुशकुन हैरत में मुब्तला हुआ और उन्होंने मेरी मुलाकात भी करवाई। अच्छा, फिर ये तो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, और वैसे भी अगर मैं ये भी देखूँ, एक बात ये मेरे ख़्याल है कॉमन है कि नसी नज़्म लिखने वाले ज़्यादातर ना, क्योंकि नसी नज़्म खुद भी किसी रस्म व रिवाज की पाबंद नहीं है, तो इसके ज़्यादातर जो शायर हैं मेरा ख़्याल है वो भी रस्म व रिवाज के इतने ज़्यादा पाबंद नहीं होते हैं, वो थोड़ा आज़ाद ख़्याल होते हैं। तो मेरे अंदर भी कुछ इस तरीके की चीज़ें थीं। अच्छा, फिर वक़्त के साथ जैसे मैंने शुरू में कहा कि ज़िंदगी में एक कमी थी हुँ, गज़ल के हवाले हुँ। से, वक़्त के साथ वो कमी भी पूरी हो गई। क्योंकि मेरे साथ एक मसला ये है कि मैं एक चीज़ पे एक वक़्त में एक ही तरीके से मैं सोचता हूँ, यानी कि मल्टीटास्किंग मैं नहीं करता। या तो मैं एक कलाम को बहर के हवाले से पढ़ूँगा या मानी के एतबार से पढ़ूँगा। सही। तो क्या मैं कहना उससे है? पहले मानी के एतबार से पढ़ता था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, एक मिसरा जो है वो बहर में पढ़ के उसने मुझे बताया। उस दिन मेरे ऊपर ये चीज़ रोशन हुई कि अच्छा, बहर ये होती है। फिर मैंने पूरा इकबाल की जो किताब है बांगे दरा, क्योंकि आपको पता है इकबाल के कलाम में जो तरन्नुम है वो मेरा ख़्याल है किसी शायर के अंदर आप कलाम और में आपको बहर नहीं का मिलेगा। इंतख़ाब उनके यहाँ जो है। बेशक, वो एक म्यूज़िक है। हुँ। तो फिर जब मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बहर के हवाले से पढ़ा, तो वो फिर मैं इंटरनलाइज़ उसे करता रहा, और फिर वो नेचुरली मेरे अंदर फिर जो है ना वो वज़न की भी सेंस डेवलप हो गई, और अब मैं गज़ल भी कहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं जो हूँ वो ज़्यादा क्या कहना चाहिए कंफ़र्टेबल जिसमें हूँ, या मेरा जो क्या कहना चाहिए माफ़िल ज़मीर है, वो नसी नज़्म में ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। और वो इसी वजह से, क्योंकि आपका वही मैंने आपको बताया कि शायरी खुद डिसाइड करती है कि वो किस के पास आएगी और किस फ़ॉर्म में आएगी। तो अच्छा, इसमें एक एक बात अगर इसमें हम और करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने इसके ऊपर आपको जो एमफ़िल का मक़ाला जो है, वो भी इसी मौज़ू पर है। हमारे यहाँ नसरी नज़्म या जहाँ ये आई, जहाँ से वेस्ट में जहाँ इसकी तहरीक शुरू हुई, तो एक
सवाल ये था कि रिवायती शायरी का जो तलाज़मे हैं, उसका जो अंदाज़ है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो जदीद आदमी की, वो एक लफ्ज़ हमारे ज़माने में बहुत मशहूर हुआ, जदीद हिस्सियत। जी, जी, इससे तो उसमें वो शायद वो उसको बयान करने के शायद उसमें इनकी इतनी पोटेंशियल नहीं रही, या उनके अंदर गुंजाइश नहीं रही, इस वजह से लोग इस तरफ आए। क्योंकि गज़ल की तो ख़ास वो तलाज़मा का निज़ाम था, पूरा स्ट्रक्चर था, हुँ, उसकी एक शेरियात है। बिल्कुल। तो एक तो आपका तभी रुझान होना एक उस वजह नहीं, से कि आपने बताया, लेकिन क्या ये भी एक वजह थी कि आप समझते थे, अब जब आप गज़ल पढ़ चुके हैं और आपने कहा कि आपने उसको जी, जी, बहर और जी। माने दोनों एतबार से देखा है, तो आप ये समझते हैं कि जो नसरी नज़म के मौज़ूआत हैं, वो गज़ल में बयान नहीं हो सकते, या आपको लगता है कि वो जो मसाइल हैं, इसकी वजह से आप नसरी नज़म लिख रहे हैं? अच्छा सर, एक तो ये कि गज़ल बहुत मोतबर है मेरे लिए और बहुत मोहतरम भी है। यानी कि जब मैं नसी नज़्म की तारीफ़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गज़ल को कुछ कम समझता हूँ। मगर अब देखें जो जदीद दौर है, वो माबाद जदीद दौर है, ठीक है? माबाद जदीद दौर कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सूरत हाल है, जो फ़ितरी तौर पे हो गई है, हुँ, ठीक है? हुँ, और इस सूरत हाल के अंदर जो हमारी ज़िंदगी है, बकौल नासिर अब्बास नैयर साहब, एक हाइपर रियलिटी है, हुँ, बिल्कुल। जिसके अंदर कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। जैसे हुँ, टीवी के ऊपर एक ही वाक़ये को कोई एक चैनल किसी तरीके से दिखा रहा है, दूसरा किसी तरीके से दिखा रहा है। तो हकीकत या हक़ाइक़ जो हैं वो क्या कहना चाहिए, वो ऑल्टर हो गए हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो सब्जेक्टिविटी है, मारूज़ियत उसके अंदर नहीं रही है। तो इस वजह से आज का जो शायर है ना, वो भी क्योंकि शायर जो होता है उसी समाज में ही जो है वो आगे बढ़ता है, उसका सफ़र उसी समाज में होता है और शायर की शायरी अपने ज़माने की अक्कास होती है, ठीक है? तो आप जब इस दौर में ज़िंदा हैं और आप लिख रहे हैं, तो नेचुरली आपके ऊपर उसका असर होगा। अब मैं आपको मिसाल दूँ, कुछ नसरी नज़्में जो हैं उनके, जैसे अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब की एक नसरी नज़्म का उन्वान है, वो अपने बाल एक नाज़ुक हेयर ड्रायर से सुखाती है, हुँ, ठीक है? हुँ, ज़ीशान साहिल साहब की नसी नज़्म का उन्वान है नेशनल स्टेडियम, इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है? इस तरीके के नाम अगर हम देखें तो शायद वो गज़ल के अंदर ना, क्योंकि गज़ल के अंदर क्लासिकल जो लवाज़मात हैं उसके जो रीडर्स हैं वो उसके बहुत ज़्यादा आदी हैं, ठीक है? एक तो उनको वो इतना शायद भाए भी नहीं। लोग ने तजर्बात किए हैं, मगर वो इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि नहीं उसमें चलेंगे। तो और इस दौर की जो सही अक्कासी है मेरा ख़्याल से वो नसी नज़्म में ज़्यादा सही तरीके से होती है, मौज़ूआती सतह पे भी और सियासी, समाजी, मुआशी सतह पे भी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मैंने ये देखा है कि जो दुनिया में इनफ़रादियत पसंद लोग होते हैं, उनका एक बड़ा मौम्मा होता है। वो ज़माने से हट के, माशरे से हट के, समाज से हट के कोई राह निकालना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक तो आपने अपने नसीर नज़्म की तरफ आने का तरीका या सफ़र यूँ बताया कि आपने जो है बहुत सारी असनाफ़ में तबाह आज़माई की, और जब आपको उसके असरार और रमूज़ का अंदाज़ा हुआ तो आपको लगा कि ये नसरी नज़्म है। लेकिन बिल्कुल। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जो एक पैराडाइम शिफ्ट आपने पूरा किया है, इसके पीछे कोई फ़िक्री वजह भी होनी चाहिए, कोई इसके साथ एक ऐसी दलील हो, कोई मुताले की बुनियाद हो, और कुछ नसरी नज़्मों का ऐसा मुताला भी हो जो आपको लगता हो कि मेरी नसरी नज़्में जो हैं, वो सिर्फ़ समाजी एक हैसियत को बयान नहीं कर रही, बल्कि शायद ये मेरी बात मुकम्मल कर रही हैं? देखिए फ़िक्री, मैं आपका सवाल वैसे सही तरीके से अच्छा, समझा नहीं, आप मैं इसको थोड़ा आम तौर इलैबोरेट पे करें। अपने मुश्किल सवालों के लिए मशहूर हूँ, मैं हाँ। इसको आसान कर देता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जो इनफ़रादियत पसंद लोग होते हैं, वो ज़माने हुँ, से हट के कोई राह निकालने की सही। कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे अहद में ज़िंदा हैं जिसमें गज़ल अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ मौजूद है। गज़ल में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ भी आ गए हैं, गज़ल में कुछ ऐसी तराकीब और इस्तारे भी हैं, जो आम तौर पे इससे पहले उर्दू गज़ल की शायद आबरू समझे नहीं जाते थे, लेकिन अब इस्तेमाल होने लगे हैं। इसके बावजूद आप गज़ल की तरफ नसरी नज़्म के रास्ते से आए, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद गज़ल में वो बात पाबंद अंदाज़ में कहने का एक पैटर्न मौजूद है, और ये पैराडाइम शिफ्ट जो है, वो सिर्फ़ हाइपर रियलिटी की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि इसके पीछे आपका भी कोई फ़िक्री सफ़र है पूरा? अच्छा देखिए, मसला सारा ये है कि मेरा ये मानना है कि शायरी जो है ना वो लाशऊर की आवाज़ है, ठीक है? और फ्रॉइड का भी यही कहना है कि लाशऊर से जो है वो आप लिखते हैं, और कमर जमील साहब भी इसी हुँ, को हुँ, जो है ना हुँ। वो करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा शऊरी सफ़र नहीं होता शायरी का, ठीक है? इट जस्ट हैपेंस विथ यू, और आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि इस मोमेंट में हो क्या रहा है। ये नहीं है कि यार मैं सोचता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं नसी नज़्म लिखता हूँ और आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं गज़ल लिखता हूँ, बल्कि ये कुछ फ़ितरी सतह पे होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब लाशऊर की जो आवाज़ है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ितरी बहाव के अंदर, वो बग़ैर किसी वज़न के, अगर या किसी भी पाबंदी के, क्या कहना चाहिए, किसी किसी भी किस्म की पाबंदी से आज़ाद होके अगर वो आए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है। मेरा ये मानना है। बल्कि वो इन्होंने अपनी एक नज़्म में एक चीज़ लिखी कि वो जब लोहा नहीं था, लेकिन उनके ख़्याल में ज़ंग
ज़ंग आ चुका था। तो मतलब होता ये है कि चीज़ें आपका जो लाशऊरी उससे हटकर जो इंसान के तजुर्बात हैं उनको बयान करता है। मैं असल में एक चीज़ और यहाँ जो बात करना मुनीब ने शुरू की थी उसमें जी, जी, ये जी, बिल्कुल। कि हमारे यहाँ जो तजुर्बात हुए या हमारी इब्तिदा जो हुई, उसमें जब आपने उनको पढ़ना शुरू किया तो पहले तो हमारे क्योंकि हमारे सुनने वालों को ये भी बताइए कि खुद आपके लिए नसरिज़्म का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? किस शायर को पढ़ना शुरू किया आपने? किन-किन लोगों को शुरू में आपको हैरत मतलब होते हैं ना आदमी कि ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। तो ज़रा हमें इस ओडिसी पे भी तो लेके चलें कि ये कहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ था? जी, जी। ताकि वो फिर हम जी, जी, बिल्कुल। ताकि हमारा सफ़र तजुस्स के जहाँ दूसरे तक किनारे किनारे तक तक पहुँचे, जहाँ तक हम पहुँचे। पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इंशाल्लाह साथ पहुँचेंगे। अच्छा सर, देखिए मैं इब्तिदा जो हुई है वो तो नेचुरली हुई है, उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया, हुँ, होता ये है कि आदमी रफ्ता-रफ्ता जो है ना वो मदारिज तय करता हुँ, है। हुँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा ख़्याल है मैं डायरेक्टली जो है ना वो जो मैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, नसीर नज़्म अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब सही। को सबसे पहले ही मैंने उन्हें पढ़ा। अरे वाह! ठीक है, और मैं सबसे पहले उनसे मुलाकात हो गई मेरी। हुँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दीगर शोरा जो हैं हाँ, वो वो ज़ाहिर बाकी है। भी उतने ही अच्छे हैं, मगर मुझे ज़ाती सतह पे हुँ, उनकी शायरी को पढ़ के एक खुशकुन हैरत में मैं मुब्तला हुआ, क्योंकि जिस तरीके की आज़ादी के साथ वो बात करते हैं, जिस तरीके के मिसरे उनके पास हैं, वो इतने उसमें नुदरत है हुँ, हुँ। कि आदमी हैरान रह जाता है कि तख़य्युल की परवाज़ कहाँ-कहाँ तक है। मैं वो बारहसिंगा हूँ जिसके सींग रात में उलझ गए। हुँ, ठीक है? हुँ। वाह, वाह! आहाहा! और मैं बादल का वो टुकड़ा हूँ जिसे पत्थर से बाँध के समंदर के अंदर छोड़ दिया वाह, गया। वाह! इस तरीके हाय, के हाय, हाय! वाह, वाह! इतनी आपको उसमें नुदरत मिलेगी, इतने नए ख़्यालात मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएँगे। मतलब 2 ज़बानों में सज़ाए मौत, ये मिसरा हुँ, कितना अच्छा हुँ। है, और वाह, और वाह! यही बिल्कुल ये उनकी, क्लीशे नहीं हो सकता और कभी भी। बिल्कुल क्लीशे नहीं है। या हाय, हाय, हाय! आप इनके नाम देख लें, छीनी हुई तारीख़, छीनी हुई तारीख़। ठीक है? बिल्कुल। तो इस तरीके से और या दीगर। मतलब मुझे जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक नज़्म ने हैरान कर दिया था कि चलें नसरी नज़्म में ये तो होता है कि आपने जिस तरह जिन इस्तारों की मिसाल दी। इनकी एक नज़्म जो बहुत ही सिंपल ज़ुबान में है, जिसको आप कहेंगे कि ज़ुबान क्लीशे है लेकिन उसका ख़्याल ज़िंदगी हमारे लिए आसान कर दी गई। बिल्कुल, वाह! बिल्कुल, वाह! वो ऐसी नज़्म है कि उसमें कोई एक लफ्ज़ पे आप उँगली रख के नहीं कह सकते कि ये कोई बनाया गया बनाया लफ्ज़ गया। है। वो फ़ितरी आपको रंग वो नज़र आएगा पूरा उसमें। आर्ट है, उसमें कोई क्राफ्ट नहीं है। वो आप देखें उसका क्राफ्ट जो है वो पूरा खूबसूरत है लेकिन हाँ, ज़ुबान आप बोलेंगे क्लीशे है शायद ये, लेकिन उसका हाँ, ख़्याल अलग है ख़्याल बिल्कुल। अलग है। इसी तरीके से एक और उनकी नज़्म है, बहुत खूबसूरत है, हमें बहुत सारे फूल चाहिए। हाँ, हमें बहुत सारे ये उनकी बहुत मशहूर नज़्म है, और ये बहुत ज़्यादा आसान अल्फ़ाज़ में भी है, लेकिन फिर भी वो आप पे एक सहर जो है वो तारी करती है। और इनके अलावा अज़रा अब्बास साहिबा की आप जो है वो मजमूए का नाम है मेज़ पर रखे हाथ। मेज़ पर ये रखे नाम हैं। इटसेल्फ जो है वो मुख्तलिफ़ है। हैरत के उस पार ज़ीशान साहिल साहब की भी जो है वो किताबें हैं, वो भी तनवीर अंजुम साहिबा हैं। सब आप एक से एक आपको सही। मिलेंगे। सारा शगुफ्ता साहिबा की आप नसी नज़्में पढ़ें, वो भी इतनी उसमें आपको नयापन नज़र आएगा कि ऐसा भी लगता है कि शायद अब ये ज़रूरत थी कि आप जो है ना, मतलब रिवायती जो आपका इज़हार है उससे आप एक कदम आगे लें। शायद ज़माने का तकाज़ा था ये। और हम थोड़ा-सा शायद ताख़ीर से पहुँचे यहाँ तक। हमारी जो पहली किताब आई है नसीर नज़्म की, वो 1964 में आई है, जो कि पिघला नीलम बाकायदा तौर पे जो नसीर नज़्म की सज्जाद थी, ज़हीर गालिब। सज्जाद ज़हीर साहब की, बिल्कुल। जबकि वहाँ क्या कहना चाहिए, फ्रांस के अंदर ये जो है वो आई थी 1869 में ग़ालिबन, लीस्पी इन दी पेरिस। तो हम थोड़े ताख़ीर से पहुँचे, मगर सही पहुँचे। देर आए दुरुस्त आए, जैसे कहते हैं ना। तो ये है सर। नहीं उसमें आप क्या समझते हैं कि अब जो हमारी लेकिन अभी भी नहीं लगता आपको कि मकबूल सिन्फ़ तो ग़ज़ल ही है बिल्कुल, अमूमन? बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि अब तो आपका दोनों से ताल्लुक़ है, दोनों असनाफ़ से, कि ग़ज़ल में भी अब तो कोशिश की जा रही है ना वो बहुत सी बातें कहने की। अब तो ग़ज़ल में वो सिर्फ़ गुलो बुलबुल और जामो सुबु मीना इससे हटकर भी तो अब ग़ज़ल कही जा रही है और वो बिल्कुल, बहुत पहले से कही जा रही है। ऐसा बिल्कुल। ही है। हमारे यहाँ कई लोगों ने उसमें बड़े अच्छे तजुर्बात किए बहुत मतलब ज़फ़र इक़बाल ने बहुत पहले ये काम शुरू जी, जी, किया था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ही है। बिल्कुल। इफ्तिख़ार मैंने जालिब ये और बात ये जभी पहले ही मुकदमे के तौर हुँ। पे कह दी थी कि इसका मतलब ये नहीं है नहीं मैं मैं हम असल ग़ज़ल में को भी नहीं, बहुत असल में हम उस मोहतरम तरफ आना चाह रहे हैं कि और आपको नहीं लगता है कि अब दोनों असनाफ़ में आपको तबाह आज़माई करनी चाहिए? या जी, ग़ज़ल में भी बात कहने के इम्कानात पहले से ज़्यादा वसी हो गए हैं? हम इस तरफ बिल्कुल, आना बिल्कुल, चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, ये तो है, ज़माना जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे इज़हार के जो हैं वो जो इस्तिआरे हैं और तशबीहात हैं, वो भी फ़ितरी तौर पे जो है वो उनमें इज़ाफ़ा होता है और हो रहा है।
इसके अलावा गज़ल के अंदर भी बिल्कुल हैं, और मैं तो ख़ैर गज़ल भी कहता हूँ और आज़ाद नज़्म भी कहता हूँ, और गज़ल में भी हो रहा है, मगर ये है कि मेरा ख़्याल है और ज़्यादा इसमें ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है। वो तो अच्छा, असल में उसकी वो भी है ना, क्योंकि पाबंदियाँ एक इतनी सिन्फ ज़्यादा की हैं, अपनी पाबंदी जी, भी ऐसा होती ही है। हैं और उसके अपने इसमें उसके असल में तकाज़े भी हैं ना। तकाज़े मुश्किल है कमर ना। जमील साहब ने एक ज़माने में जब ये बहस उठाई थी ना कि भी तलाज़मा शायरी का नया कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा भी तलाज़मे का मसला ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई असूरा होता है ना, उसको हाँ, असूरा बनाना पड़ता है, उसको पीछे कोई ना कोई एक उसका एक तहज़ीबी निज़ाम बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। आप वरना तो आप हवाई जहाज़ को भी नज़्म कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल। उन्होंने एक उसकी मिसाल मुझे एक मिसाल नज़्म एग्ज़ैक्ट याद नहीं, उसको ख़्याल में जी, जी, बयान जी। करता हूँ कि मैं अपने घर में मैं पुराने मकान के दिए की तरह ज़िंदा रहना चाहता था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे फ्लैट का बल्ब बना दिया। जी, बिल्कुल, वाह! कमर जमील साहब है ना? हाँ, कमर जी, जमील जी, है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी अब नज़म ये है। आप देखें, उन्होंने कहा कि भई ये होगा तो बात होगी ना, फ़िक्री निज़ाम है उसके पीछे लेकिन पूरा उसके उसका। पीछे भी आप देखें तो दिया जो है वो पुराना है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। देखिए वो कहते हैं ना, ट्रेडिशन इज़ द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ओरिजिनैलिटी, हुँ, ठीक है? जब तक आप रिवायत को नहीं पढ़ेंगे, आप जब तक नई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपको वो पढ़ना तो ज़रूरी है, उसका मुताला जब तक आप नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसी के रास्ते से आप देखिए, जब आपको यही नहीं पता होगा कि इससे पहले क्या लिखा गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा जो आप लिख रहे हैं वो नया है या नहीं है? और अफ़ज़ाल साहब के यहाँ तो ये बात पाई जाती है ना बहुत। बिल्कुल, अगर आप उनकी ग़ज़लियात पढ़ेंगे, अगर आप उनकी ग़ज़लियात पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा सिर्फ़ ग़ज़ल वाला है। सिर्फ इतना ज़्यादा उसमें क्लासिकल रंग आपको नज़र आता है। और क्या शेर है उनका, तमाम हिफ़्ज़ हैं आईने दिल भरी उसको, तमाम हिफ़्ज़ हैं आईने दिल भरी उसको, चिराग देखता है आईना जलाता है। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! वाह, उल्टा वाह! मतलब उन्होंने कर दिया। तो इतना आपको उसमें क्लासिकल रंग नज़र आएगा, और फिर इसमें फ़ारसी अदबियात का उनका अपना जो काम जो है, मुफ़ तराजम जो है उनके तराजिम फ़ारसी भी तराजिम भी में। हैं, फिर हैं, मुताला और उनका जो इतना फ़ारसी इतना अदबियात। वसी है। तो यही मैं ये समझता हूँ कि गज़ल भी कहनी चाहिए नसी नज़्म वालों को, ताकि इनफैक्ट जब आप गज़ल लिखेंगे ना, तो नसी नज़्म का जो मुकदमा है वो और मज़बूत होगा। ये ता अच्छा कहा। ये क्योंकि अच्छा कहा। क्योंकि पढ़ने वाले को ये लगेगा कि ये हालत मजबूरी में नहीं लिख रहा, वाह, वाह! हाँ, वाह, वाह! ये बल्कि बहुत भाई देखिए ये है बात। ये जो है वो क्या कहना चाहिए, अपने इरादे से लिख रहा है, ये किसी मजबूरी में नहीं लिख रहा। हुँ, और ये इसके पास ऑप्शन मौजूद है, उसके बावजूद ये इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ है। और आप ये भी देखें, ज़्यादातर जो नसी नज़्म वाले हैं वो गज़ल लिखते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? वाह! कुछ एक आध ही आपको मिलेंगे कि जो सिर्फ़ नसी नज़्म लिखते हैं, तो ये भी एक है। वो जैसे आर्ट के बारे में भी है ना, कभी पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि भाई उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो काबिल एतबार नहीं होगा जिसको रियलिज्म में काम ना रियलिज़्म दो। ना पता वो हो, बिल्कुल, रियलिज्म में या पहले जिसने नेचुरलिज़्म ना आप देखा हो। करके दिखाएँ ना, तो फिर पता फिर लोग चलेगा मानेंगे कि आप। फिर आपको मानेंगे कि भाई आपको सीधी लकीर खींचनी आती है, जभी तो आपकी टेढ़ी लकीर मोतबर होगी। तो जी, जी, बिल्कुल, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। और लेकिन वो भी कामयाब हैं जो सिर्फ़ नसी नज़्म लिख रहे हैं। मगर ये कि गज़ल तो देखें, मुझे तो बहुत अच्छा, महबूब हमारे ये आपने अच्छी बात सिन्फ़ है। हमारी आपने बल्कि अच्छी बात की कि फिर हमारे यहाँ बहुत सी रिवायती शायरी करने वाले लोगों ने भी नस्री निज़म लिखना शुरू किया और बिल्कुल, उसकी जी, तरफ आए। जी। और मतलब हमारे यहाँ रसा चुगताई जैसे कितने उस्ताद और रिवायती उस्ताद उन तक ने इस जी, सिन्फ में तब आज़माई की, तो मतलब बिल्कुल। ये कि ये बड़ी बात है ना। आप देखें ना, सरवत हुसैन साहब, सरवत उन्होंने भी साहब, लिखी सरवत बिल्कुल हैं। ने ऐसा क्या ही है। अच्छी नज़में लिखी हैं कमर जमील साहब, उन्होंने भी कमर गज़लें दोनों लिखी हैं, दोनों लिखी हैं। ठीक है? तनवीर अंजुम साहिबा, हुँ, उन्होंने भी लिखी हैं। अफ़ज़ाल अहमद सैय्यद साहब, उन्होंने भी लिखी हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने गज़ल भी लिखी है और नसी नज़्म भी बल्कि लिखी है। सरवत को तो सरवत हुसैन को तो आज पढ़ने वाले एक बड़ा एक वो हो गया, लेकिन यही बात है कि सरवत ने बहुत अच्छी नज़में कही हैं, बहुत जी, बड़ी बहुत और अच्छी। नज़में इब्तिदा कही में हैं। जो उनकी शनाख्त है वो नज़्मों की ही वजह से नज़्में थी। की नसरी वजह से, और नज़्म की नसरी तरफ तो नज़्मों बाद में में उन्होंने आए। बहुत हैरत अंगेज़ नज़्में कही हैं, जिसमें अरे! वो मैथोलॉजी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट उन सारी नज़्मों के अंदर कहीं इसके न अलावा जोश मलियावादी साहब ने भी रूह अदब के अंदर कुछ नसी नज़्में लिखी। अच्छा। जी, तो ये भी है कि में जो है वो तवाज़ुन काफ़ी सारे लोगों ने की है, और इसका सफ़र अभी चल रहा है, और मेरा ख़्याल है कि इसका मुस्तक़बिल रोशन है, क्योंकि आप देखें नौजवान शोरा जो हैं उनके भी अब मजमूए आ रहे हैं। फ़ातिमा मेहरू एक नौजवान जी, शायरा वो भी हैं, आज में शाया हो चुकी अरसलान हैं। अहमद हैं, उनकी भी अभी वो भी नौजवान शायर हैं, उनके भी जो मजमूआ है उसमें नसी नज़्में भी हैं। सलमान सरवत साहब हैं, वो तो सलमान अहम उनका सरवत, आदमी है। बिल्कुल सलमान ख़्वाब रंग सरवत। में जो है वो नसी नज़्में भी हैं, हुँ। और बाकी सारी दीगर असनाफ़ भी हैं। तो देखें, सफ़र तो तय कर रही है, और ये एक फ़ितरी तौर पे कर रही है इसको, क्योंकि मसला ये है कि ना, हम ये समझते हैं कि रिवायत का मतलब है तारीख़। रिवायत का अच्छा, मतलब सिर्फ़ अच्छा कहा। तारीख़ नहीं है, वाह! रिवायत अच्छा। आज भी बन रही है, ठीक है? टी.एस. एलियट जो कहता है वो कहता है कि माज़ी के माज़ीपन के साथ-साथ हाल का माज़ीपन भी जो है ना वो अहम वाह, है, वाह! ठीक है? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल ट्रेडिशन एंड टैलेंट द में इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर उसने यही बहुत कहा है कि मशहूर हाल का मज़मून है। माज़ीपन भी अहम है, यानी कि आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो हो रहा है वो माज़ी को भी ऑल्टर कर रहा है, उसको भी तब्दील कर रहा है, वो दोनों मिल के एक नई सूरत-ए-हाल बना रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि जो माजी है वो भी तो कभी हाल था, ठीक है। अब हम उसको अगर फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो सफ़र जो है वो वहीं रुक जाएगा, और हो सकता है मुस्तकबिल में नसी नज़्म के अलावा कोई और सिन्फ आ जाए। तो हमें तो कबूलियत के दरवाजे मेरे ख्याल है खोल के रखने चाहिए, और सिर्फ ये नहीं है कि अब नसी नज़्म पे ही आप रुक जाएं, अगर कोई आ जाए कोई और नई सिन्फ तो उसके लिए भी वाई नॉट। और हमारे यहाँ तजुर्बात हुए भी हैं नई असनाफ बहुत के। हुए हैं, और आप बहुत ये देखें ना, सोनेट जो है वो हमारे, हालांकि वो तो वज़न में थी लेकिन वो राइज नहीं हुई। जी तो बिल्कुल जो ऐसा ही है। चीज़ राइज हो रही है उसका राइज होना ही इस बात की दलील है कि वो रिवाज का हिस्सा है, वरना वो राइज क्यों हो रही है? मतलब इस पौधे ने जिस ज़मीन में अगर जड़ पकड़ ली है तो इसका मतलब ये है कि अब ये मकामी हो गया ना। हाँ, ये बिल्कुल। मकामी असनाफ की फ़हरिस्त में शामिल हो गया। गया। बिल्कुल, यही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो लोग मगरबी अदब का मुताला ज़्यादा करते हैं, वो नसरी नज़्म की तरफ आते हैं? या हमारे यहाँ मतलब एक ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है कि कुछ लोग तो चलें रिवायत का इनकार करते थे, या गज़ल में उनको लगता था कि उनकी बात पहुँच नहीं सकती उस तरह जो वो कहना चाहते हैं। वो गज़ल का जो ज़र्फ़ है वो गालिब के अल्फ़ाज़ मुस्तार लूँ तो वो ज़रा तंग है, तो वो बिल्कुल, उसमें बात आ नहीं पाएगी। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग रिवायत के इनकार के अलावा भी शायद उनकी मगरबी अदब पे ऐसी नज़र है कि उनको लगता है कि यार ये हुदूदो कयूद से निकलेंगे तो शायद कुछ बात बेहतर कह पाएँ। इस तासुर को ज़रा ज़ाहिल करें, इस हवाले से कुछ बताएँ। अच्छा, इस अजीब-ओ-गरीब बात ये है कि जो इसके बुनियाद गुज़ारों में से एक हैं कमर जमील साहब, हाँ, उनकी एक गुफ्तगू मौजूद है यूट्यूब पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि फ्रांस के अंदर भी ये कोई सिन्फ मौजूद है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो तो फ़ितरी तौर पे इसकी तरफ गए। नसरी नज़्म की तो तरफ जब गए। इसके बुनियाद गुज़ार भी फ़ितरी तौर पे गए, तो मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हालाँकि मैं भी फ़ितरी तौर पे ही गया था, लेकिन लेकिन मैं तो ख़ैर कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आप देखें ना, कमर जमील साहब जब इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने तो इसको अपने तौर पे जो है वो राइज करने की कोशिश, मतलब एक नेचुरली उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। और ये देखें, मग़रिब जो है वो ये है कि वो अपने दरवाज़े खोल के रखता है नए तजर्बात के लिए, ठीक है। हमारे साथ मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा ये है कि हम क्या कहना चाहिए, जो पुरानी चीज़ें हैं हम यही ना, जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो उन्होंने बात कह दी कि माज़ी का हालपन भी अहम है, तो उसको जो समझ गया मेरा ख़्याल है वो फिर जो नई चीज़ें हो रही हैं उसे कबूल करेगा, और जो नहीं करेगा वो फिर वो भी अच्छा है, गज़ल भी बहुत अच्छी है। और ये मेरे ख़्याल से तो दोनों सही हैं, कोई ऐसा वो अच्छा, नहीं है। उसमें एक चीज़ देखना, एक इसको अगर हम इस चीज़ से इससे भी जोड़ें कि जो अदबी तहरीकें हैं या जो असनाफ़ या अहियतों के ऊपर जो जो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, उनका ताल्लुक हालात से भी तो है ना, उनका ताल्लुक उन क्राइसिस से भी है, उन बहरानों से भी है जो आते गए। वजूदियत की तहरीक, आप हम जानते हैं कि वो उस पूरे एक वेस्ट वेस्ट की क्राइसिस के नतीजे में पैदा होने वो वाली पूरा एक ट्रॉमा के नतीजे में ट्रॉमा थी। है जिसने उसको पैदा किया। हम भी इस ट्रॉमा से गुजरे। हमारे यहाँ ज़ाहिर है वो सबसे बड़ा ट्रॉमा तकसीम का ट्रॉमा था, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मेरा ख़्याल है वो हर तहज़ीब का एक ऐसा अलमिया होता है कि जो वो फिर तयशुदा अलमिया होता है, उससे हम नहीं निकल और सकते। उसका बिल्कुल। तो इज़हार अदब में जो है ना वो जारी लाज़मी रहता एक है और जारी रहता है और लाज़मी के वो तौर पर लाज़मी हो तौर जाता है। पे बिल्कुल होता है। ऐसा ही, वो उनके टूल्स में तो शामिल हम भी होता एक है। ट्रॉमा से गुजरे, तो उस ट्रॉमा से गुजरने के बाद अगर एक सिन्फ हम क्रिएट हो रही थी, अब मतलब इसमें बहस हो सकती है कि भाई कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि तो ये इंशा पर्दादी की एक किस्म है जी, ना, जी, जी, कुछ लोगों ने उसको खूबसूरत नस्र का नाम खूबसूरत दिया, नसर का कुछ नाम भी लोगों ने दिया, नस्म ठीक कहना है। शुरू कर दिया मतलब ऐसे। अगर आप इंशा पर्दादी कहें तो हो सकता है मतलब मैं बहुत कहने की जुर्रत कर रहा हूँ ये कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की बहुत सी तहरीरों को भी आप नसीर नज़्म कह सकते हैं जिस तरह ये तो किया है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने, हुँ, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की तहरीरें और मिर्ज़ा ग़ालिब के ख़ुतूत की तहरीरों की जो नस्र है, हुँ, हाँ, उसके कुछ जुमलों को इबारत ब्रेक आराई है। करके ये बताया, ये हाँ, दिखाने की कोशिश की है कि देखें ये भी फिर नसी हाँ, नज़्म है। बिल्कुल। तो इस किस्म के भी एतराज़ात तो किए अब गए हैं, बिल्कुल। ये तो एक असनाफ जो है वो कोई भी इंसानी ख्याल का जो प्रोडक्ट है वो असल में तो उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है ना, जो उससे गुजर कर बन रही होती हैं। तो अब हम भी तो एक ऐसे मरहले पर हैं, लेकिन उसमें जाहिर है कि ये बात तो तय होगी ना कि ख्याल कम से कम शायराना तो हो ना, ख्याल के अंदर तो पूरा वो हो। देखिए सर, मसला यही है, सारा मसला ही आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आपने आपका तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, क्योंकि सबसे अहम ये है कि जो ख़्याल है उसमें फिर शेरियत मौजूद हो, क्योंकि नसरी नज़्म लिखना एक तरीके से सबसे आसान है और एक तरीके से सबसे सबसे मुश्किल है, मुश्किल, हाँ। ठीक है? वो इसलिए क्योंकि कोई भी लिख सकता है, हुँ, ठीक है? और आप कुछ भी लिख दें, आप कहें ये नसरी नज़्म है, हाँ, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर कोई इस तरीके का कोई साँचा नहीं है जिसमें बिल्कुल, आपको डालना है अपने बिल्कुल। ख़्याल को। तो ये बहुत बड़ा मसला है, हुँ, क्योंकि इसकी आड़ में ना बहुत सारे मुताशायर भी जो हैं, वो हुँ, अपना कलाम फिर आता है हुँ। और उसकी वजह से फिर नसी नज़्म शायद तनकीद की ज़द में भी आ जाती है। लेकिन देखें, जो मेरा ख़्याल है जिसको समझ है, वो समझ जाएगा कि ये इसमें शेरियत है या नहीं है, ठीक है? अब जहाँ तक रही बात इसकी कि कोई ऐसा ख़्याल है कि जिसमें शेरियत नहीं है, वो तो पाबंद कलाम में भी हो सकती है। एक हुँ, पाबंद मिसरा है जिसमें कोई गहराई नहीं है, हाँ,
तो फिर हम क्या उसे भी भाई पूरी एक सिन्फ है महविल गोई की, वो हमारे जी तो असातिज़ा ने कायम करके जी दिखाई जी वो। जी उसमें शेर बिल्कुल। कहकर दिखाया क्या उन्होंने, कुछ गजलें भी कही है बड़ी कहकर बड़ी। दिखाई। कोई भी मिसरा आप आदमी मखमल में देखा मोर्चा बादाम में, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मसला है और जहाँ तक रही बात इसकी कि नया ख़्याल हो और हैरान करने वाला हो, तो ज़रूरी नहीं है हर हैरान करने वाली चीज़ में शरीयत मौजूद हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, एक दरख़्त के ऊपर बंदर जो है वो लैपटॉप, एक दरख़्त के ऊपर बंदर बैठा है, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है। आप हैरान तो होंगे, लेकिन इसमें तो कोई शरीयत नहीं है। तो हर नई चीज़ शायरी हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो जो असल क्राइटेरिया मेरे ख़्याल से वो तो जमालियाती तकाज़े हैं, जिनका मुकम्मल होना ज़रूरी है और जिनकी बुनियाद पे आप फ़ैसला कर सकते हैं कि इसमें शरीयत है या नहीं है। मेरा ये मानना है। अच्छा, हमने ये देखा है कि कोई भी सिन्फ जब नमू पाती है तो उसके साथ कुछ नाक़िदीन फ़न का किरदार बड़ा अहम होता है, जो बाद में ही सही लेकिन या तो उसके उसूल व ज़वाबित तय करते हैं या कम से कम एक ब्रिज बना देते हैं रीडर और उसके दरमियान, उस अदब पारे के दरमियान, ताकि वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एन्जॉय कर सके पीस ऑफ बिल्कुल, आर्ट को। तो ग़ज़ल को तो हर दौर में बड़े अच्छे नाक़िदीन मुयस्सर रहे, नज़्म के भी हमारे पास एक पूरी तनकीदी रिवायत मौजूद है, दीगर असनाफ़ की भी है। नसरी नज़्म को आगे बढ़ाने में आपको क्या लगता है कि नाक़िदीन फ़न का भी किरदार अहम होना चाहिए या नसरी नज़्म की तनकीद या उसका मौरख़ अभी आना बाकी है? मेरा ख़्याल है ये एक क्या कहना चाहिए कमी है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है, ये खला है, जिसको पुर करना चाहिए कि नसरी नज़्म के क्या असूल कह लें या क्या पैमाना है, किन पैमानों पे आप उसे जज करेंगे, उनका ना होना एक खला तो मौजूद है बहरहाल, जिसकी वजह से इस पे जो है वो काफ़ी हद तक तनकीद की जाती है। तो आपका बिल्कुल दुरुस्त फरमाना है कि ज़रूरत तो है, ताकि इसको जो है ना वो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर कोई इस तरीके की दस्तावेज़ हो कि जिसमें लिखा हो कि भई नसरी नज़्म में क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम उसे परख सकते हैं। ग़ज़लों में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नसरी नज़्म क्योंकि अभी देखिए 1960 की दहाई में तो ये रूनुमा हुई है, ठीक है? 1974 में तो सबसे पहले इसके ऊपर एतराज़ पहला किया गया ज़ुल्फ़िकार अहमद ताबिश साहब ने। तो अभी तो ये थोड़ी नई भी है मेरा ख़्याल है, तो वक़्त के साथ मेरा ख़्याल है ये भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैं चाह रहा था कि ये आपसे, आप खुद भी नौजवान हैं और तदरीस से भी ताल्लुक़ है आपका। खुद इस सवाल से या आपके तलबा में कभी इस सवाल से आपका सामना हुआ कि शायरी आखिर पढ़ी ही क्यों जाए? ये वो अच्छा, ये सवाल हम दोनों की एक मुश्तरका गुफ्तगू का नतीजा है हाँ, और असल सवाल जो है वो अभी राना साहब एक और आपसे करेंगे, लेकिन मैं अच्छा। इसमें एक और सवाल मैं शामिल कर देता हूँ। ओह हमने ये माय गॉड! देखा कि उर्दू मुश्किल गज़ल सवाल में आ जो रहे हैं मुझे लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है गुफ्तगू। नहीं, नहीं, असल में उसकी वजह है कि मैं और राना साहब आमतौर पर जब पॉडकास्ट करते हैं ना, तो हमारी आदत है कि हम गुफ्तगू इसी तरह करते हैं कि वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी आपस की फसाद। यार आप शायर हैं ना, आपको हम नजम भाई के अल्फाज में ना हम आपको अब घेर के ले आए। ओह अब माय जो गॉड! आपसे निकलेगा वो यहाँ सामने आ जाएगा। सही है। बहरहाल वो सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि हमने देखा कि गज़ल वालों के पास एक बड़ी तहज़ीबी फ़ज़ा थी मुशायरे की सूरत में। गलत लफ्ज़ पे भी दाद नहीं मिलती थी, अच्छा। गलत हाँ। मिसरे पे भी दाद नहीं मिलती थी। एक हुँ। पूरी किताब वो है अली जवाद ज़ैदी की। अनवर जवेद साहब ने एक दफ़ा बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा था हाँ, कि शेर अच्छा या बुरा होने से पहले सही या गलत होता है। हाँ। वाह, 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 वाह! वो तो बेशक। वो हमने उसी उसी में ही बात तय हो जाती थी। जी, तो हमने ये देखा कि मुशायरे की वजह से गज़ल वालों को या नज़्म वालों को भी कह लें किसी हद तक, एक पूरी फ़ज़ा मिलती रही जिसमें आम लोग भी सुनते रहे, कारी भी बैठा रहा और कुछ उस्तादाने फ़न भी मौजूद रहे। नसरी नज़्म के पास मुशायरे की सूरत में या इस तरह की कोई ऐसा कोई एवेन्यू है जहाँ पर लोग भी उनका, ज़ाहिर है किताब हर आदमी तक नहीं पहुँचेगी, जो कल्चर हमारे पास इस वक़्त है। हम तो वैसे भी एक नॉन रीडिंग नेशन है। आपको बिल्कुल, पता है कि बिल्कुल, किताबें यहाँ बिल्कुल। कितनी बिकती हैं और बेचारा जो है ना, शायर खुद कितनी मेहनत करता है लोगों को किताबें देने में। तो नसरी नज़्म वालों के पास ऐसा कोई एवेन्यू है जहाँ पर ना सिर्फ़ वही नाक़िदीन फ़न वाली बात हो जाएगी कि जहाँ पर आम आदमी भी सुने उनकी शायरी को और जहाँ पर उन्हें अच्छी बात उठाने पर या अच्छा ख़्याल कहने पर दाद भी मिले और गलत ख़्याल या कोई पामाल बिल्कुल ख़्याल हो तो उस पर उन्हें टोका भी जाए। अच्छा, पहले तो जो सर का सवाल था हाँ, हाँ, हाँ। शायरी क्यों पढ़ी जाए? हाँ। तो जितने रीडर्स हैं ना जो किताबें पढ़ते हैं, उनमें से भी सिर्फ़ 7% लोग जो है ना, वो शायरी पढ़ते हैं, ठीक है? 7% लोग हमारे मुल्क में शायरी पढ़ते हैं, ठीक है? हुँ। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कितने कम हैं, आप हुँ। उसमें से कितने नसीह नज़्म पढ़ने वाले होंगे।
ये इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन शायरी क्यों पढ़ी जाए, इसका जवाब मेरे ख़्याल से देखें, अगर आप शायरी की कोई वजह बयान कर देंगे ना, तो फिर शायरी एक प्रोपेगेंडा और नारेबाज़ी रह जाएगी, मेरा ख़्याल है। शायरी को किसी वजह से नहीं पढ़ता है आदमी, बल्कि शायरी, मैं अपनी जो राय, मैं सिर्फ़ अपनी राय पेश कर रहा हूँ, वो ये कि जैसे एक खूबसूरत सा कोई गार्डन है, कोई बाग है, वहाँ जाके आप ताज़ादम हो जाते हैं, आपका ज़हन ताज़ादम हो जाता है और आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक है? आप अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसी तरीके से आप इससे जो है वो जमालियाती जो है वो क्या कहना चाहिए, मुसर्रत हासिल करते हैं, और आप जो फ़ितरत की खूबसूरती है, कुदरत का जो निज़ाम है, आप उसको एक शायर की निगाह से जब देखते हैं, तो आपका मुशाहिदा भी वसी होता है और आप मेरे ख़्याल से तो रिफ़्रेश भी हो जाते हैं। मेरा ये असल तो में सवाल करने का मकसद ये भी था कि जिस जी, समय जी। एक स्कूल है ना, ये जी, जी, हमारा जी। एक स्कूल है, यहाँ तलबा हैं। और हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हाँ। होते तो हैं। अब असल में आप खुद भी तलबा को पढ़ाते हैं जी, आप, जी, बिल्कुल। तो ये सवाल मैंने देखा है कि आजकल जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा जिसको हम बिल्कुल। कहने लगे हैं, तो उनके यहाँ ये सवाल होता है कि भाई ये आप क्यों मुझे पढ़ें? आतिश की गज़ल पढ़ा रहे हैं और आप मुझे हाँ, मीर की गज़ल पढ़ा रहे हैं और गालिब पढ़ा रहे हैं, तो या ये क्यों नज़ीर की नज़्म पढ़ा रहे हैं नज़ीर की, मिसाल तो के तौर पे। ये शायरी मैं क्यों क्यों पढ़ूँ? पढ़ूँ? तो इसका आप कभी इस सवाल का सामना हुआ आपको? जी, बिल्कुल, मेरा भी सामना हुआ है, और इसके पीछे देखें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, मकतब फ़िक्र हैं। एक अदब बराए अदब है, एक अदब बराए ज़िंदगी है। जो अदब बराए ज़िंदगी वाले हैं, वो तो कहेंगे कि क्योंकि आपको कोई एक ख़ास पैगाम है, हबीब जालिब जैसे जो शोरा हैं, वो एक ख़ास पैगाम लेके आते हैं, और माज़ी में आपको तरक्की पसंद शायरी में भी उसकी जो तहरीक है, उसमें भी इस किस्म के शोरा मिल जाएँगे। लेकिन फिर आपको फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसे शोरा भी मिलेंगे कि जिन्होंने जमालियाती तकाज़ों को भी जो है वो क्या कहना चाहिए, मलहूज़ ख़ातिर रखा है। हबीब जालिब साहब ने भी रखा है बेशक, लेकिन क्या कहना चाहिए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब का ये है कि उनको हर तरह का मेरा ख़्याल है क़ारी पसंद करता है। तो अब जो लोग अदब बराए अदब वाले हैं, वो कहेंगे कि यार ये फ़ॉर द सेक ऑफ आर्ट है, ठीक है? तो ये अच्छा, एक बात ये कि अदब बराए अदब का भी मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है? कोई ना कोई बात तो बेशक उसमें होगी, लेकिन उसमें नारेबाज़ी नहीं होगी, उसमें प्रोपेगेंडा नहीं होगा कि मतलब उसकी जो जमालियात है, जमालियाती फ़िज़ा के ऊपर उसका पैगाम हावी नहीं होगा, ठीक है? बल्कि जमालियात हावी होगी, और उसके अंदर जो है वो, उसमें मलबूस जो है वो कोई एक पैगाम होगा जो कि लाशऊरी तौर पे या बिलवास्ता तौर पे क़ारी को मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है सर, लेकिन ये है मुश्किल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी मेरी एक साहब से यही बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि शायरी करने वाले बहुत ज़्यादा लोग आजकल लोग हैं, लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। ठीक है, लिखने वाले बहुत हैं। हाँ, सही कह और रहे हैं। सर, आपका जहाँ तक सवाल है कि कोई एवेन्यू, हाँ, सबसे बड़ा एवेन्यू 21वीं सदी में तो सोशल मीडिया है, ठीक है? अच्छा। आप फ़ेसबुक पे देखें, बहुत सारे नसीह नज़्म के शायर हैं जो फ़ेसबुक के ऊपर अपना कलाम लगाते हैं, और उसमें म्यारी कलाम भी होता है। अलबत्ता अगर उनको वहीं महदूद कर दिया जाए तो वो हाँ, गलत है। आपको अदबी रसाइल भी मौजूद हैं, अदबी जराइद भी मौजूद हैं जो कि नसीह नज़्म को शाया करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे तस्तीर के अंदर नसीह नज़्में नसीर अहमद शाया नासिर होती हैं, साहब नसीर का। अहमद तस्तीर, हाँ। नासिर साहब। आज के अंदर नसीह नज़्में आती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा तफ़हीम के अंदर भी आती हुँ। हैं, संगत के अंदर भी आती हैं, दुनिया हुँ, ज़ात के अंदर भी आती हैं। तो अदबी रसाइल भी बहुत सारे मौजूद हैं, और भी हैं दीगर, उनमें भी आप अपनी नसीह नज़्म जो है वो लिख सकते हैं। जहाँ तक रही बात मुशायरे की, तो इस हवाले से मेरी अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमसे एक ये हुआ कि हमने ना मुशायरों में नसीह नज़्में कम पढ़ी। तो अगर उस वक़्त वो पढ़ ली जाती, तो शायद आज का जो लिसनर है ना, जो सुनता है ज़्यादा, उसकी जो तरबियत हो जाती, उसकी तरबियत हो जाती, कबूलियत लेकिन पा लेती वो। जी बिल्कुल। तो शायद ये एक खला है जिसको पुर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी जो है वो नसीह नज़्म मुशायरे की सतह पे जो है वो, मेरा ख़्याल है उसको कबूल उस लेवल पे नहीं किया गया है। हाँ, ये कि ख़ास अदबी कोई महफ़िल है, जैसे राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े के अंदर अभी नई शायरी के हवाले से एक महफ़िल होने वाली है। वहाँ पे नसीह नज़्म के शायर भी हैं, T2F के अंदर कोई हो गया, या और भी कोई जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, नज़्म मुअर्रा तो हमारे यहाँ पढ़ी, आज़ाद जी, नज़्म जी, तो वो पढ़ी तो जाती पढ़ी है। जाती है। मुशायरे में भी जैसे पढ़ी अमजद जाती है। साहब, अमजद इस्लाम अमजद मरहूम जो हैं, जी, बिल्कुल। जी। वो अपनी नज़्म ही पढ़ते थे मोस्टली, और वो बिल्कुल ऐसा लेकिन वो ही है। ज़ाहिर नसरी नज़्म नहीं थी। नहीं थी। तो नसरी नज़्म मेरा ख़्याल है, और दूसरा ये कि हर सिन्फ़ के अपने वेन्यूज़ भी तो होते हैं ना, मतलब अब हाँ, वही। ज़ाहिर है कि अब मसनवी चलें, अब हमारे यहाँ उस तरह सिन्फ़ के तौर पे बाकी नहीं है, लेकिन मसनवी भी कौन-सा मुशायरे में पढ़ी जाती ऐसा थी। ही है, नहीं वो पढ़ी तो जाती एक थी। तो दास्तान के अंदाज़ में सुनाई दास्तान जाती के थी। अंदाज़ में सुनाई पुराने जाती थी, ज़माने तो में हर पढ़ी जाती। एक सिन्फ़ का अपना एक एवेन्यू भी तो मिज़ाज होता है। होता हाँ, है एक उसका, मिज़ाज भी बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। इसमें मसला ये भी है ना कि कोई रिदम उस तरीके से नहीं है कि काफ़िया हो,
काफ़ी से काफ़िया मिल रहा तर्ज में भी नहीं हो, पढ़ी जा सकती। तर्ज में और तरन्नुम वाले भी नहीं चल सकते हाँ, वो इसमें। तरन्नुम में तो पढ़ी जा तरन्नुम में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकती। अलबत्ता वो जो आहंग वाली बात आपने की है, वो उस पे जो है वो क्या कहना चाहिए, डॉक्टर गोपीचंद नारंग जी। साहब ने जो बात की है वो ये की है कि इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक ऐतराज़ इस पे उठाया गया है कि अंग्रेज़ी के अंदर जो है ना, वो जो बल है यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस। वो ज़्यादा उस पे वो ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान में नसीर नज़्म जो है वो कही जा सकती है और उर्दू में नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें बल की वो अहमियत नहीं है। ये एक ऐतराज़ किया गया है, जिसका जवाब माहिर लिसानियात डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि उर्दू के अंदर भी बल की बहरहाल जो है वो अहमियत है, स्ट्रेस इसमें पाया जाता है और इसका आहंग वही है जो बोलचाल का आहंग है। जैसे अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जो मैं पिच एंड पॉज ले रहा हूँ वही इसका आहंग है। उसी को हम बल कह रहे हैं। उसी को हम बल कह रहे हैं, कहीं पे हम जोर दे रहे हैं, कहीं पे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नसीर नज़्म को कम पढ़ा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा गया है तो उसको कबूल नहीं किया गया है। इसको मुशायरों के अंदर बहरहाल लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो वज़न के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं है ना। उसको क्या पता कि मीटर होता है, बहरे मुतकारिब, मुसम्मन सालिम भी कुछ है, उसको क्या पता फ़ौलुन फ़ौलुन फ़ौलुन, कुछ नहीं पता उसे तो वो भी इंजॉय करता है इसमें। अच्छा अली, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे इस सवाल से एक दूसरा जुड़ा हुआ सवाल याद आ गया। पहले मैं वो किस्सा बताता हूँ। मैंने कुछ दिनों जी। पहले बीबीसी पे एक तहरीर पढ़ी थी जी। और वो हर साल जो है ना उसको वो रिपब्लिश करते हैं। हुआ ये कि जॉन साहब पर यानी जॉन एलिया पर एक तकरीब हबीब यूनिवर्सिटी में हो रही थी और उसमें अनीक अहमद भी बैठे थे, उसमें शकील आदिलज़ादा भी बैठे थे और हाँ। अकील अब्बास जाफरी भी बैठे थे। तो एक साहब वहाँ बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे थे सही। और शकील भाई आप आदत के हाथों मजबूर होकर थोड़ी देर रुकताए और फिर बाहर आ गए और अनीक अहमद भी साथ थे। तो उन्होंने उस नौजवान को बुलाया और कहा, भाई तुमने जॉन साहब की किताबें पढ़ी हैं? उसने कहा कि नहीं। तो बोला, तुमने उनके बारे में इतनी अच्छी तकरीर कैसे की? अच्छा। उसने कहा, इंटरनेट से अशार निकाल के। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि खास तौर पे ये सवाल आपके ज़माने तालिब इल्मी के बजाय आपकी तदरीस से ज़्यादा मुताल्लिक है जी, जी, कि जी। जिन बच्चों को आप उर्दू पढ़ाते हैं वो गालिबन मुशायरे में तो आ जाएंगे बहुत शौक से, कोई टिकट खरीद के भी आ जाएंगे, फेस्टिवल में भी आ जाएंगे, स्टेटस पे कोई शेर लगा देंगे, फेसबुक पर अपलोड भी कर देंगे, रील्स भी देख लेंगे उसकी, जी, जी, जी। लेकिन क्लासरूम में उर्दू नहीं पढ़नी उनको। इसकी क्या वजह? यानी नई नस्ल को उर्दू पढ़ाना बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है या बोझ है? देखिए, मसला इसका जवाब तो तारीख़ आपको बता देगी ना। जब हम कॉलोनाइज़्ड हुए, सही है, आज अंग्रेज़ तो नहीं है लेकिन हमारा लिबास भी उन्हीं का है, हमारी सोच भी उन्हीं की है और सबसे ज़्यादा अहम किरदार इसमें सोशल मीडिया ने अदा किया है कि जो है वो उन्हीं की मूवीज़ देख-देख के हम उन्हीं की तहज़ीब व सक़ाफ़त। वैसे भी हमारे जो एक उस्ताद हैं सर शादाब एहसानी, वो ये कहते थे कि फ़ातेह कौम किसी भी मफ़तू कौम की जिस चीज़ पे सबसे पहले हमला करती है वो है उसकी तहज़ीब। ठीक है? और अगर आपको किसी कौम की तहज़ीब को बर्बाद करना है ना, उसकी ज़बान ख़राब कर दो, ठीक है? क्योंकि वो उसकी 7 नस्लें फिर जो है ना वो आगे बर्बाद हो जाएँगी एक तरीके से। उनकी ज़बान को आप बर्बाद कर दें, क्योंकि ज़बान जो है वो आपकी कल्चर को रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम उर्दू को लेके एहसास कमतरी का शिकार हैं और हमें उसकी अफ़ादियत भी नज़र नहीं आती। हम कहते हैं कि आखिर इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? जबकि नफ्सियात तो ये कहती है कि जब तक आप अपनी मादरी ज़बान में एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर लें, आप किसी दूसरी ज़बान में उस तरीके से एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वही मसला है एहसास कमतरी उर्दू को लेके। हमें शायद अच्छा मसला ये है कि हम बनते तो बहुत बड़े अंग्रेज़दान हैं, लेकिन रात को ख्वाब सबको उर्दू में ही आते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और मुझे नहीं पता ये क्यों है। अच्छा, शायद उर्दू वालों ने भी इसमें थोड़ा किरदार अदा किया है। वो अपने आप को ऐसे रखते हैं कि जैसे वो कोई एलियन है, ठीक है ना? वो अलग है, माशरे से कट के हैं। जब भी मैं ये कोशिश करता हूँ अपने लिबास से भी कि ये ना लगे देखने वालों को कि ये उर्दू वाले बिल्कुल ही अलग हैं। शायद उर्दू वालों का लिबास अलग, उर्दू वालों की बात करने का अंदाज़ अलग, वो रूठे भी रहते हैं, वो जो है वो नाराज़ भी होते हैं, ठीक है? वो किसी को मतलब वो रूठे हुए होते हैं, वो आउटडेटेड भी होते हैं ज़्यादातर, ये भी देखा है। तो एक ख़ास तरीके का तो वो भी है ना कि फिर जब नौजवान देख रहा है, उसे ऐसा लगता है कि यार उर्दू वाले किसी और ही दुनिया के बासी हैं और आज के दौर में उर्दू नहीं है। जबकि उर्दू हमारी एक मादरी ज़बान है और आप इससे कभी बच के जा ही नहीं सकते, ठीक है? ये हमेशा रहेगी आपके अंदर, आपके खून में है ये। तो आपका इसलिए मेरा ख़्याल है कि इसको इस तरीके से लेके चलना चाहिए कि उर्दू पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ी के आप दुश्मन हो गए, या अंग्रेज़ी पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप उर्दू के दुश्मन हो गए। ये दोनों साथ-साथ चल सकती हैं और व्हाई नॉट? और सिर्फ़ अंग्रेज़ी क्यों? आप और ज़बानें भी सीखें, आप फ्रेंच भी सीखें, आप चाइनीज़ भी सीखें, फ़ारसी भी सीखें। लेकिन ये
मुझे नहीं समझ आता कि इनको मुखालिफ क्यों समझा जाता है कि उर्दू वर्सेस इंग्लिश। ये तो मतलब लैंग्वेज तो आपके ख़्यालात के इज़हार का ज़रिया है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है वो। तो आप अच्छा, और वो मज़े की बात ये कि हम तकरीबन मेरे ख़्याल 14 साल मजमूई तौर पर उर्दू अंग्रेज़ी पढ़ते हैं अपनी जी, बिल्कुल ऐसा ही मुख्तलिफ़ है। क्लासों में। दोनों मीडियम ऑफ ज़बानें। एजुकेशन और भी अच्छा, अंग्रेज़ी है। माशाल्लाह दोनों ज़बानों को कोई ज़ौक़ नहीं होता हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। वरना अंग्रेज़ी का कौन-सा हमने बड़ा बाज़ौक़ कारी नहीं, पैदा नहीं, कर बिल्कुल लिया। ऐसा ही है। जी, और बिल्कुल। अंग्रेज़ी मेरे ख़्याल शायद अंग्रेज़ी हम कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, वहाँ हम किसी और मतलब दोनों ज़ुबानों में इतनी तवातुर के साथ हमारी ग्रेजुएशन तक दोनों ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ना कोई महारत पैदा कर पाते हैं, ना कोई ज़ौक़ पैदा कर पाते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना। अंग्रेज़ी के कितने बाज़ौक़ कारी पैदा ऐसा कर ही है, देता है बिल्कुल हमारा। ऐसी ही बात है। बिल्कुल। तो मतलब आपने आपने कहा मुशायरे में नज़्म भी सुनाई जा सकती है, हाँ। हमारे यहाँ तो सुनाई जा सकती है। बीच बिल्कुल, में एक बिल्कुल, हम तो नज़्म, सुनेंगे। ये एक बिल्कुल। मेरी फ़रमाइश पे ये नज़्म जो है मुझे लगता है कि ये हम जो बात करना चाह क्योंकि रहे हैं, वैसे तो आपको अपनी सारी नज़्में ही बहुत पसंद एक हम होंगी, अपनी मैं लेकिन एक तो मैं हमारी अपनी पसंद भी फ़रमाइश से सुनेंगे। कह रहा जी, हूँ जी, और बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। और एक आपसे आप सुनेंगे अपनी हम। पसंद से सुना दी। सर बेहद शुक्रिया आपका। इस नज़्म का उन्वान है रंगों की लुग़त। वाह! हमने हर कैफ़ियत के लिए अलग-अलग रंग मुक़र्रर किए हैं। खुशी के लिए सुर्ख़, गम यानी सियाह और उदासी का मुतबादिल ज़र्द रंग। हमारे रंग अपने बाल खोल कर रक़्स करें तो उनमें से कई और रंग निकलते हैं। वाह, वाह, वाह! हमारे रंग अपने बाल खोल कर रक़्स करें तो उनमें से कई और रंग निकलते हैं और हर रंग एक नई कैफ़ियत का नुमाइंदा होता है। मुझे खौफ़ है कि ये रक़्स जारी रहेगा और जब रंग ज़्यादा और उसके मानी कम होते जाएंगे और उनको बयान करने वाले और भी कम, तो मैं अपनी रंगों की लुग़त कैसे तैयार करूँगा? वाह! वाह! क्या कहना अब है। यही वो अलमिया है, मैं समझता हूँ कि देखें कि ये जो अब हम जदीद दुनिया में जिस तरह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये हाँ, कितना अच्छा मिसरा है कि जब रंग ज़्यादा और माने कम माने कम हो जाएँगे। होते चले जाएंगे। और ये तो एक बड़ी बहस है ना, हुँ। मायने वाली, मीनिंग शेड्स ऑफ मीनिंग शेड्स वाली ऑफ जो है। मीनिंग वाली बहस हाँ, जो ये है। तो बड़ी एक बहस है फ़लसफ़े में भी और ज़बान में तो ख़ास तौर पे ये पढ़ाई जाती है हुँ। कि वो शेड्स ऑफ जी, मीनिंग जो है वो कैसे आएँगे। तो मेरा ख़्याल आपने है कि मौके नसरी के हिसाब नज़्म से में नज़्म निकाली। बड़ी कमाल भाई। भाई ये राना साहब का हुस्न तो इंतख़ाब है। अब हुस्न उसके इंतख़ाब है। अलावा आप और ये सब आप और भी कुछ लिख रहे हैं अब मज़ीद नज़्में कुछ मतलब ज़ाहिर है ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो होता नहीं, नॉवेल और अफ़साने में तुम कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट होता है कि कि आप अगले किसी नॉवेल नॉवेल पे प्लान काम कर रहे जारी हैं या है। कुछ? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो नज़में हैं ना, इसके अलावा भी कुछ नज़में थीं, जो कि मैं चाहता तो शामिल कर लेता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो एक अलग फिर चैप्टर खुल रहा है अब। तो वो एक अलग अंदाज़े बयाँ उसमें आ रहा है, इसलिए मैंने उससे इसमें शामिल नहीं किए हैं। और अभी कल-परसों ही एक और भी नसी नज़्म हुई है, जी, जी। तो अच्छा। वो होती रहती है, नसी नज़्म होती है। यार जितनी सादगी और आसानी से आपने कह दिया इतनी आसानी से होती नहीं है। लेकिन आपने कह मतलब दिया है बस बस मैं अब। असल में देखें, इसकी वजह ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का डिज़ाइन इस तरीके से रखा है कि तख़य्युल का रास्ता जो है ना वो हुँ। खुला रहे, तख़य्युल वाह! के दरवाज़े क्या खुले बात है। रखने चाहिए। अच्छा है, वही बहुत बात जो बढ़िया। हम कल और कह रहे थे हुँ। कि कुछ लोग हमारे यहाँ तहज़ीब में ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी शराइत पे हाँ, अच्छा गुज़ारी है। ज़रूर बता रहे हो। और ये मतलब चीनी फ़लसफ़ा भी आपने ही मुझे कल बताया। जी, बिल्कुल। अब ये हमारे साथी जो हैं वो हमारे एक निजी दायरे में हमारे दोस्त, ये हमारे वहाँ भी साथी थे, ज़माने तालिब इल्मी के से भी साथी हैं, तो ये इनको पता है कि हमारी ज़िंदगी वहाँ पे बड़ी मुश्किल थी। क्योंकि कभी-कभार ऐसा भी हो जाता था कि अगर नाइट शिफ्ट है, 12 बजे आपकी जो है वो छुट्टी का टाइम है, पौने 12 बजे कहीं धमाका हो गया, ठीक है? तो अब आपको रुकना पड़ेगा, वो खबर लिखनी है। अब वो जो वैन है, अब वो मिस हो गई तो अब वो आएगी अगले दिन सुबह 6 बजे, ठीक है? आपकी पूरी रात ज़ाया हो गई। उस निजी इदारे में जो मैंने 7 महीने गुज़ारे हैं, किस कर्ब के साथ गुज़ारे मैं हैं ये मैं जानता हूँ। जानता हूँ और मुनीब भाई जानते हैं। राना साहब भी जानते होंगे क्योंकि राना साहब ने भी ऐसी बहुत सी रातें स्याह की हैं। अलबत्ता जब ये मैगज़ीन जर्नलिज़्म की तरफ आए तो फिर ये वाला मामला जो है ज़रा बाकी बेहतर हो वो गया। इसमें मैं एक आपको बता दूँ कि जी, वो जी। आप अपनी बात पूरी कर जी, जी, रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप तो बात करें। वो कि मुनीब का जो मामला है वो ये है कि किताब लिखने और पढ़ने वाला कोई आदमी इनकी नज़र से महफूज़ नहीं रह सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल। किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह हो, इसको बेशक। तलाश करते हैं। इसमें एक चीज़ और ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, अगर हम वैसे ही ओवरऑल एक बात करें, कि जो आज की नौजवान की शख्सियत है, उसकी मौसीकी का अगर आप ज़ौक़ देखें, उसकी शायरी का ज़ौक़ देखें, तो हम मोस्टली तो हम बहुत पेसिमिस्ट गुफ्तगू ही करते हैं, मतलब और ख़ास तौर पे जो हमारी उम्र के लोग हैं, जो मिडिल एज वाले लोग हैं, उनके लिए तो हर चीज़ एक ख़ास क्राइसिस नज़र आती है हमें। आपको क्या लगता है कि इस वक़्त जो
इंसान, हम बतौर इंसान बात करें कि इंसान इस वक्त किस तरफ जा रहा है, ये एआई, ये सारी चीज़ें, तो ये तख्लीकी जो असनाफ हैं, ये शायरी है, आर्ट है, तो क्या आपको इसको लगता है कि इसका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा या हर चीज़ जो है वो बहुत सती होकर रह जाएगी? सतियत तो आ रही है, क्योंकि वही बात है कि शायरी जो है वो आपकी समाज की अक्कास होती है, और अब जो हमारे सियासी समाजी हालात हैं वो एक इंतशार का शिकार है, और हर इंसान अपनी शनाख्त ढूंढ रहा है और मेरे ख्याल है किसी को भी मिल नहीं पा रही है। उसकी वजह ये है कि कमर्शलिज़म और ये सनत का जो ज़माना है, कंज्यूमरिज्म खास तौर पर। इसके अंदर ना मुकाबला बहुत ज़्यादा है। अब उस मुकाबले की जो फ़ज़ा है उसमें हर शख्स बस एक रेस में है और वो एक दूसरे से आगे जाना चाह रहा है, मंज़िल उसको नहीं पता, लेकिन बस वो दौड़े चला जा रहा है। जिसकी वजह, सबसे अहम वजह तो सोशल मीडिया है, क्योंकि जब आपका कोई दोस्त है, उसने अगर कोई गाड़ी ली है, तो वो स्टेटस पे लगाएगा। अब जब आप देखेंगे तो आप भी चाहेंगे यार मुझे भी वही गाड़ी चाहिए, ठीक है? तो आप एक एहसास कमतरी का शिकार होंगे, आप भी उस रेस का हिस्सा बन जाएँगे। उसमें उसकी वजह से फिर सब कुछ जो है वो मादा परस्ती की तरफ हम राग़िब हैं। इंतशार भी है और मायूसी भी हमें नज़र आती है बेशक। अब कलाम के अंदर भी आप देखें बहुत ज़्यादा, अगर आप अवामी सतह पे देखें तो वही कलाम ज़्यादा मशहूर भी हो रहा है हमारे मुशायरों के अंदर भी, जिसमें सतियत ज़्यादा है। हाँ, आप देखें टिकटॉक के ऊपर हाहू जो ज़्यादा हो है रही है वो जिसमें। हाहू ज़्यादा है उस, और जिस कलाम में गहराई कम है वो ज़्यादा मकबूल होता है, क्योंकि हमारी आम आवाम जो है ना वो शायरी को भी फ़ैशन समझती है। हम कह सकते हैं मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी पानी कम कम। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, ऐसा ही इसमें है। एक चीज़ इस दौर में भी, जदीद दौर में, ये जी, सवाल करने का मेरा एक और मकसद भी था। कागज़ आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कागज़ को हाँ। बहुत एक कागज़ एक इस्तारा है आपके यस, यहाँ? इस्तारा है, जी, जी, बल्कि जी। उसमें एक नज़्म मैं चाहूँगा वो जी। नज़्म भी आप हमें जी, जी, सुनाएँ। जी। ये क्या बात है? आज आज के दौर में तो लोग पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, पेपरलेस ऑफ़िसेज़ की तरफ जी, जा जी, रहे हैं, तो जी, ऐसा ही कागज़ है। से ये ताल्लुक है, ये कोई आपका शऊरी था या ये आपके ज़हन में बस आता चला गया? और जिस तरह कागज़ का आप 5वां किनारा भी ढूँढ रहे हैं एक हाँ, नज़्म में। 5वां किनारा हाँ, ढूँढ रहा हूँ, मुझे याद आ गया। कागज़, देखें, कागज़ इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है वो यही वाला कागज़ हो। कोई भी मीडियम जिसके ज़रिए आप अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो कागज़ है। और आज के दौर में वो मीडियम ही जो है ना वो शिकार है मेरा ख़्याल है, किस चीज़ का, मतलब महरूमी का, या उस मीडियम हमें नहीं मिल पा रहा, अपनी ज़बान, हमारे जो ख़यालात हैं हम उसे सही तरीके से कह नहीं पा रहे। तो कागज़ बेसिकली ज़रूरी नहीं है यही अच्छा वाला है, कागज़ हो, अच्छा है, बल्कि बहुत वो एक अच्छा है। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या जिसके बात अंदर है। आप अपना पैगाम, अपना माफ़िल ज़मीर बयान करें। तो ये भी लाशऊरी तौर पे ही है, इसमें कोई शऊरी तौर पे नहीं है कागज़, मगर ये है कि उसकी अहमियत तो बहरहाल है। तो कागज़ पे जो नज़्म है वो भी कागज़ वाली अरे नज़्म। सर, आप का ज़र्रा नवाज़ी है, मैं इसका ज़रा देखिए, मैंने इब्तिदा में इसीलिए कह दिया था कि अफ़ज़ाल साहब ने अगर आपकी शायरी पे जो मज़मून लिखा है, तो अव्वल तो वो इतना तफ़सील से लिखती नहीं नसर में, और मुकदमा जी, लिख जी। दिया, और फिर उसके बाद डीएनए कर दिया, यानी उनके हर फ़िक्रे में आपकी एक नज़्म मौजूद है। हाँ, तो नज़्म बिल्कुल, राना बिल्कुल। साहब की हर बात में भी आपकी एक नज़्म का कोई मिसरा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं, सर ने नहीं, बहुत बड़े गहराई से पढ़ा है, बहुत उस्ताद हैं, वो बड़े और उस्ताद हैं। अफ़ज़ाल साहब की मोहब्बत है बहरहाल। तो ये मैं, जी, इसका उन्वान ज़रा पढ़िएगा जी, ज़ोर से। इसका उन्वान है कागज़। कागज़ ज़मीन से आसमान तक का फ़ासला बता देते हैं। कागज़ अपनी शनाख्ती अलामत या कोई अलामती कमज़ोरी का सुराग नहीं बताते। कागज़ चाँदनी रात में सूरज का अक्स बन जाते हैं। वाह! कागज़ की कोई हड्डी या कोई नस नहीं होती। ये कागज़ की कोई हड्डी हड्डी कोई नस या कोई कोई नस नस नहीं नहीं होती। होती। कागज़ को दबोच लिया जाए तो वो कोई आवाज़ नहीं करते। वाह! कागज़ को दबोच लिया जाए तो वो कोई आवाज़ नहीं करते। कागज़ मुसाफिर को रास्ता बताते हैं। ज़मीन पे बैठे शख्स के साथ उकड़ू बैठ जाते हैं हाय, हाय, हाय! और उससे हम कलाम होते हैं। कागज़ पे दुनिया का नक्शा बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। कागज़ पर दुनिया का नक्शा बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। कागज़ पर नज़में लिखकर जलाने से कागज़ की आवाज़ सुनी जा सकती है। वाह! कागज़ पर नज़में लिखकर जलाने से कागज़ की कागज़ की आवाज़ सुनी जा जा सकती है। कागज़ के प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से उनसे पियानो जैसी आवाज़ सुनी जा सकती है। मगर कागज़ का कोई कौमी नग़मा, कौमी निशान या कौमी दिन नहीं होता, और कागज़ तक पहुँचने का रास्ता कागज़ खुद बताता है।
वाह! वाह वाह क्या वाह बात है। वाह वाह कि बिल्कुल इसी ज़रा तरह नवाज़ी जैसे है भाई आप। अली सईद तक पहुँचने का रास्ता हमें उनकी नज़्मों में नज़र आता है। अली साहब ये ज़रूर बताइएगा बस हमारे जी, सुनने जी। वालों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे पास स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद है, यहाँ पर भी तकरीबन 3500 के करीब स्टूडेंट्स हमारे इदारे में माशाल्लाह। ज़ेर तालीम है, जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी पढ़ते अच्छा। हैं और अदब भी पढ़ते हैं और हमारे यहाँ जो हाँ। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात और सेशन होते हैं वो भी अटेंड करते हैं। अगर कोई आज के ज़माने में नसरी नज़्म का रास्ता इख्तियार करना चाहे और यूँ समझ लें कि वो एक पूरी बड़ी रिवायत से बगावत करेगा, मुँह मोड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए कितने इम्कानात हैं अपनी बात कहने के? जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में बारहा इस बात की तरफ इशारा किया कि दौर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और मेटा रियलिटी का दौर है, बल्कि हाइपर रियलिटी का दौर है। एक सच बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, क्वांटिटेटिव ट्रुथ भी हो सकता है, उसकी जो है ना हक्कानियत पे भी बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को ग्रास्प करना उस बच्चे के लिए या उस शख्स के लिए आसान होगा, जो नसरी नज़्म की रिवायत की तरफ कदम रखना चाहेगा? सर लेकिन मसला ये मैंने जैसे शुरू में कहा ना, सिन्फ़ खुद इंतख़ाब करती है कि ठीक उसे है, किसके पास आना है। और ये तो जो आपके ख़यालात हैं वो ख़ुद उसी पैराए में आपके पास आएँगे ये जिस बहुत सिन्फ़ में अच्छा है। उसको आना है। मगर अगर कोई नौजवान इस तरफ आता है तो बेशक बहुत ज़्यादा इम्कानात रोशन हैं। जैसे कि मैंने बताया अदबी जो जराइद हैं, अदबी रसाइल रसायल व हैं, वो जराइद आपको है। सबसे पहले उनमें कोई इस किस्म की वो नहीं है कि कोई क्या कहना चाहिए रुकावट का बाइस वो बनेंगे, बल्कि आपके कलाम को बिल्कुल जो है वो शाया किया जाएगा और किताबी सूरत में भी आप चाहें तो इसे शाया कर सकते हैं। अलबत्ता उमूमी सतह पे किताब कुतुब-बीनी की तरफ अब रुझान नहीं है और शायरी की तरफ बहुत कम है बनिस्बत फ़िक्शन के। फ़िक्शन को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो आप बीती भी फ़िक्शन है ना, लोग उसको उस तरह लिखते हैं। जी, जी। तो इसमें ये कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि इसके ज़रिए आप पैसा कमा लेंगे, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि वो तो इसमें मुमकिन नहीं है। मगर ये है कि अगर आप कंफ़र्टेबल हैं इस सिनफ़े सुख़न के अंदर, तो बेशक आप लिखें क्योंकि इसके लिसनर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप सबसे बड़ा इसकी जो दलील है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे इसको कबूलियत है और बड़े-बड़े जो शोरा कराम हैं, वो भी इसको अब कबूल करते हैं। और जैसे मैंने अभी अदबी रसाइल का नाम लिया, संगत है, तफ़हीम है, दुनियाज़ाद है तस्तीर या है, तस्तीर आज है। है, आज है, इन तमाम में मेरी नज़में शाया हुई हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई आपको रुकावट जो है वो महसूस नहीं होगी, बल्कि इसे हाथों हाथ लिया जाएगा नसीर नज़्म के जो शायर हैं उन्हें। बहुत शुक्रिया अली सईद आपका, आप तमाम सुनने वालों का भी शुक्रिया, राना आसिफ़ आपका भी शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला और कुछ ऐसे अहम सवालात किए जिनकी ना सिर्फ़ सुनने वालों को ज़रूरत थी, बल्कि नसरी नज़्म के मंज़रनामे पर ना सिर्फ़ इन सवालात का उठाया जाना, बल्कि इनका किसी हद तक जवाब तलाश किया जाना भी बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कि अगली किसी पॉडकास्ट में हम और मज़ीद शौरा के साथ गुफ्तगू करेंगे।